ठीक है जी। किससे? हाँ कोई नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे, करा के देते। क्या क्या तो करा के भेजे इसे दोस्त। इसे बंद कर दे। आ रहा कोई है? थोड़ा तुम्हें 30 मिनट पीएलसी की, 30 मिनट स्काडा, क्योंकि सारी चीज़ें स्काडा पे अपना रहे, चलते जा रहे हैं ना सब सब स्टेशन ये। तो फुल फॉर्म वगैरह है, थोड़ा सा लिखा देंगे तुम्हें ना। स्काडा एक फुल फॉर्म, लैब व्यू सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना ये, इसकी फुल फॉर्म लिखा देंगे थोड़ा सा। है सारे नोट्स किसने बनाए बताओ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया, तेरे नहीं है भाई तो वो कहाँ? राकेश? लखनऊ? घर आया नहीं अब तक? वो तेरा क्यों गया था कमरे पे? हाँ फिर आया नहीं जाता ना, ऐसे में आदमी फंस जाता है। बते बतिया घूम के आ गया तो? घर नहीं गया था भाई? ये सबसे सही रहा। घर गए अपना, आ जाओ। बढ़िया। चलो जी, जो अभी तक कराया हमने, एक बार जरा इस पे नज़र डालें भाई, फिर अपना आगे शुरू करेंगे इल्यूमिनेशन। आज करेंगे इल्यूमिनेशन, थोड़ा बहुत बचेगा तो कल देखेंगे, फिर करेंगे कंट्रोल की चीज़ें, थोड़ा सा तुम्हें पीएलसी वीएलसी लिखाएंगे। एक पीपीटी बनाने को मैंने बोला है, जिसमें कुछ मिसलेनियस बिंदु है आपके, छोटे छोटे पॉइंट है जो, जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज पूछ लिया इस बार, जीरो का मतलब, तो मिसलेनियस छोटे मोटे चीज़ें हैं बस जी। बंद कर दो इसे। तो अपना पेपर वेपर दे दिया, अब डीआरडीओ भी निमट गया। अब सामने एक ही टारगेट है। क्या है जी टारगेट? अरे दांत वात सही है अब तुम्हारा? तो अब तो पढ़ लो, कुछ पेपर वेपर दे लो। 21 पेपर निकल गए, 21 पेपर निकल चुके हैं, अब तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। एक कहाँ गया ये? ए रजा, अब डेली क्लास में दिखना चाहिए, नहीं तो हॉस्टल में आके खुराक दूंगा तुझे। हाँ चलो जी। देखो ये हमने ऑलरेडी बेटा पढ़ा था, जितना हमने पढ़ा था इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे हमने नेचर यानी कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा था, तो हम लोगों ने लिखा था कि जो वस्तु यानी कि प्रकृति में पाई जाती है और जो कुछ प्रकाश को उत्सर्जित करती हो, तो वो हमारे नेचुरल है। जैसे सूरज की बात करें हम लोग, चंद्रमा, ये सब हमारे नेचुरल थे जी। आर्टिफिशियल है, प्रकाश का कोई भी स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाता है। इसको मैं बड़ा इसलिए नहीं कर रहा है, मैंने इससे पहले वाले में पहले और दूसरे में पढ़ा रखे हैं। एडवांटेज थे। इसके बाद में इल्यूमिनेशन था जी, अच्छे इल्यूमिनेशन की क्या क्या ये है। तो बेटा ये चीजें हमने लिख रखी है कि सतह पर पर्याप्त प्रकाश पड़ना चाहिए, यानी कि जिसको हम पढ़ रहे हैं। फिर हमने सतह को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जिससे एक समान प्रकाश प्राप्त हो सके। सतह पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का उपयुक्त छाया नहीं होनी चाहिए, प्रकाश सीधे आंखों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये कुछ हमने इल्यूमिनेशन की कुछ विशेषता थी, वो हम लोगों ने सीखी थी। अच्छा जी, एक बच्चा मेरे से पूछ भी रहा था, देखो 4 से 7 हजार के बीच में इंसान की आंखें हैं जो वो देख सकती है, और सबसे ज्यादा जो सेंसिबल हुआ करती है, जो सेंस करती है, वो 5500 पे होती है ना? ये कैसे लिखते हैं हम? विबग्योर। ठीक है जी। तो ये 4000, 4500, 4700, 5400, 6000, 6600 और 7500, ये कई बार पूछ लेता है, ये नोट करवा रखे मैंने। नहीं नहीं, ये मत करना आप लोग ना, ये करने की जरूरत नहीं। फिर देखो जी, हमने लाइट पढ़ा था, प्रकाश, जो कि सब लोगों को अवेयर है इसके बारे में। अब इनकी बेटा हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़ा है ना, इनकी यूनिट जैसे लुमिनियस फ्लक्स है जी, ल्यूमेन।
फिर हमने देखो प्लेन एंगल पढ़ा, प्लेन एंगल का क्या था जी, आर्क अपॉन रेडियस, एल बाई आर, और यूनिट क्या थी भाई, रेडियन। हमने एक सॉलिड एंगल पढ़ा था, एरिया अपॉन में रेडियस, ये मैंने पूरा बताया था आपको। फिर दूसरा, अगर हम लोग इनमें रिलेशन देखते तो देखो याद करो, 2 पाई 1 माइनस कॉस, ये सिखाई नहीं थे तुम्हें, है जी। अल्फा हमारा बेटा ये प्लेन एंगल था, समतल कोण, और ये हमारा ठोस कोण था, ठीक है जी। चलो जी, अब ये हमने देखो 1 माइनस, ये एज फॉर्मूला है बेटा, ये बहुत पूछता है स्टेरेडियन, कितने एंगल में होता है सॉलिड एंगल बेटा, 4 पाई, ये सब हमने पढ़ा है पहले और दूसरे वाले लेक्चर में ना। कैंडल पावर क्या डिफाइन है, 4 पाई। लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, क्या लिखेंगे देखो, या तो कैंडला या फिर कैंडल पावर, ठीक है जी। ये बहुत रिपीट होने वाली चीजें हैं। हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल दिशा में बात होती है। स्फेरिकल देखो, मैंने बताया था पूरा एक बॉल के जैसी शेप ना, तो बॉल यानी कि नीचे एंगल कितना बनेगा, 4 पाई। हेमिस्फीयर में 2 पाई। रिडक्शन फैक्टर, ये इस बार तुम्हारे पेपर में आया था, ये हम पढ़ा पहले चुके हैं। तो क्या था, MSCP मेन, ये क्या है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर अपॉन में हॉरिजॉन्टल। इल्यूमिनेशन 5 अपॉन है, इस पे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आया था, एक शिफ्ट में बनवाया भी था तुम्हें। E बराबर 5/A लक्स। अब इसके बाद में देखो जी, ये तो खैर नहीं आया, निट, स्टिबल और लैम्बर्ट। लैम्ब एफिशिएंसी, पावर अपॉन में, या पावर एमिटेड बाय द सोर्स अपॉन पावर कंज्यूम ल्यूमेन पर वॉट में। इसके बाद में यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर, एक इनमें से भी था कोई, आई थिंक यूटिलाइजेशन फैक्टर पर एक शिफ्ट में कोई पेपर में सवाल था, हाँ कुछ था, मतलब इनमें से मुझे याद नहीं है लेकिन था इनमें से। स्पेस हाइट रेशियो 1:1.5 होती है। कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी जो सबसे अच्छी होती है, ये थी हमारे इनकैंडेसेंट और हैलोजन लैम्प में 100, ये हमने पढ़ा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद में हमने लैम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, और ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट में न्यूमेरिकल वगैरह हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। एक बार दिखा दो जरा न्यूमेरिकल वगैरह कौन कौन से कर लिए थे हमने, एक क्या, एक में कई सारे कर लिए थे ये, हाँ ठीक है। तो ये हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी थी, इनका आइडिया था जी। ये भाई ये इसलिए जूम नहीं किया क्योंकि ये पहले पढ़ा चुका था, और जिसे कोई दिक्कत है, हमने तुम्हें पकड़ कर नहीं बिठा रखा, जिससे दिक्कत है, साफ नहीं दिख रहा, तुमने सुनी ही नहीं, मैंने कहा मैं इसलिए जूम नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तुम्हें पहले पढ़ाई है, अब शुरू करूंगा। तो जिसे कोई आवाज कम आए, जिसे दिखने में समस्या हो, वो देखो ही मत, कम से कम कंपटीशन तो कम होगा। चलिए जी, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब हम प्रकाश के उत्सर्जन की बात करेंगे, यानी कि जैसे हम कोई लैंप डिजाइन कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोई लैंप डिजाइन करते हैं, तो हमें ये सीखना है कि भाई हम कौन कौन सी विधि से करते हैं। जैसे आपको पता होगा, एक होती है हमारे पास में आर्क विधि, ठीक है जी, जैसे कार्बन आर्क लैंप। अब बेचारे कार्बन आर्क लैंप जनरली प्रोजेक्टर या सिनेमा प्रोजेक्टर में बहुत फेमस है, समस्याएं तो है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से डबल बनाते हैं, पॉजिटिव तो 4000 तक डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन नेगेटिव 2500 तक ऑपरेट होती है, एफिशिएंसी कम है, लाइफ भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए हमने ऐसे अपना इस्तेमाल करना शुरू किया जी। एक आप लोगों ने बेटा सीखा होगा जो नॉर्मली इनकैंडेसेंट लैंप हुआ करते हैं, जिसे हम फिलामेंट लैंप कहते हैं। तो फिलामेंट लैंप के साथ में समस्या ये आई कि इसकी भी जो लाइफ थी 1000 घंटे रखी, और एफिशिएंसी इस बेचारे की भी कम है,
इसकी अगर नॉर्मली देखें तो 4 ल्यूमेन, लेकिन यदि हम लोग जैसे टंगस्टन के साथ इस्तेमाल करने लग जाए तो थोड़ा सा बढ़ जाती है। हमारे पास टंगस्टन के अलावा भी है, जैसे कोई कहे कार्बन, हाँ ठीक है भाई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 1800 तक ही ऑपरेट करवा सकते हो। ओस्मियम और टेंटालम भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम लोग देखें ओस्मियम और टेंटालम का हम एलिमेंट बनाने लग जाएं तो उसकी जो लाइफ है वो तो उतनी है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो जो बेस्ट रिजल्ट हमें दे रहा था वो टंगस्टन दे रहा था। फिर दिक्कत ये थी कि इसमें आर्क ना लगे, आग को रोकने के लिए नाइट्रोजन हमने इस्तेमाल कर लिया। नाइट्रोजन और ऑर्गन निष्क्रिय गैस, हम लोग ऑर्गन को अपना रखते हैं तो 85% तो वही है। फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसमें भाई जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषता, तो उच्च स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, उच्च मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है जी, मतलब लाइफ अच्छी हो, मैकेनिकली डक्टाइल हो, मैकेनिकली मजबूत हो, और पतला तार बनाना संभव हो। डक्टाइल जो होता है, डक्टाइल मटेरियल या प्रॉपर्टी ये दर्शाती है कि पतला तार से, मतलब पतला तार की भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है कि पतला तार बन सकता है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत आई जी एजिंग इफेक्ट की भी, कि समय के साथ साथ में एजिंग इफेक्ट ना, तो जनरली एजिंग इफेक्ट इनकैंडेसेंट लैंप में ही, फिलामेंट लैंप में ही हुआ करता है। फिर हमने एक सूत्र भी देखा कि भाई सेफली ऑपरेट होने के लिए क्या है, तो हमने I प्रोपोर्शनल टू D, हाँ जी सिखाया, 2/3 ये सिखाया जी, एक शिफ्ट में ये भी था। फिर एक हमारे पास में नॉर्मल है, देखो डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज पर आधारित लैंप आज की डेट में बहुत फेमस हुए हैं। तो आपने देखा होगा जी सोडियम या फिर हम नॉर्मली वेपर डिस्चार्ज लैंप को अपना इस्तेमाल करते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है पहले स्लोली एक आयनाइजेशन होना, इससे मतलब है। तो अलग अलग लैंप हम लोगों ने बनाए, फिर हम लोग चले गए जी CFL बनाओ जी, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये थी कि ये डिस्चार्ज वाले जितने थे हमें ब्लास्ट लगाना पड़ेगा उन पे ऑपरेट करवाने के लिए, आएंगे इस पॉइंट पर भी, ब्लास्ट पर चर्चा करेंगे। हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर लगाने की हमें जरूरत पड़ी, जबकि एक शिफ्ट में हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर से आपके सवाल था, हाँ किसी शिफ्ट में था, ये याद नहीं मुझे। फिर ये जितने भी आप हेलोजन बनाने चले जाओ, फिर इसमें बहुत फेमस जो हुई है वो CFL भी अच्छा खासा फेमस हुआ है, अच्छा खासा। फिर LED अलग से एक बनाते हैं हम लोग, एक कैटेगराइज करेंगे, LED बनाएंगे, वो तो फिर भयंकर फेमस है आज की वर्तमान स्थिति में भी। इनके अलग अलग के इल्यूमिनेशन लेवल है, इनकी अलग अलग की लाइफ है। जैसे LED है 40-50 हज़ार घंटे, CFL भी अच्छा 10,000 15,000 घंटे तक अच्छा खासा काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी सबकी अलग अलग लाइफ है, सबकी अपनी अपनी दक्षता है। तो इसी पर आधारित सबसे पहले हमने ये बात की है, देखिए कि दो इलेक्ट्रोड के बीच एक आर्क स्थापित करके, दो इलेक्ट्रोड है सर्किट ब्रेकर पर चलते हैं बेटा। अब तो कोई टेंशन नहीं पेपर की UPPCL तक, अब तो चीजें अपना सकते हो ना दिमाग में, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर देना जरूरी है, और लेकिन पेपर बीच में एक डिस्टरबेंस भी होता है, बच्चों का पूरा रिदम भी टूटता है, लेकिन क्या करें, नौकरी तैयारी तो उसी के लिए कर रहे हैं, देना पड़ता है। तो पेपर के बाद में उसी रिदम और मोमेंटम को गेन कीजिएगा, जिस रिदम और मोमेंटम से हम लोग शुरुआत में अपना तैयारी कर रहे थे। क्योंकि बेटा मेन प्रॉब्लम ये है, आज मुझे जनरली आप लोगों को ये भी समझाना था कि समस्या ये नहीं है कि पेपर होता है, समस्या ये होता है कि हमें जाना तो कहीं और था, डेस्टिनेशन हमें कहीं और थी हमारी, लेकिन हम लोग चले तो यहाँ से दिल्ली जाने के लिए थे कि भाई हमें तो दिल्ली चलना है जी, रास्ते में पड़ गया मुजफ्फरनगर, हम मुजफ्फरनगर को दिल्ली समझ के बैठ गए, हमने आगे चलने की हिम्मत ही नहीं करी या कोशिश नहीं करी। हमने कहा भाई मुजफ्फरनगर तक ही हम तो थक गए, हम तो दिल्ली जा नहीं पाएंगे, तो हम यहीं बैठ गए भाई, मेरठ जाते तो परेशान के घर रुक गए हम तो हम अपने डेस्टिनेशन को समय के साथ साथ में बदलते चलते हैं जीवन में, और जो लोग अपने डेस्टिनेशन को समय के साथ में बदलते रहते हैं या परिभाषित करते रहते हैं वो कभी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते। तो हमारी डेस्टिनेशन या हमें जाना UP आर्विनल DRDO इन पे नहीं था यार, वो तो हमारे लिए एक तरह से साइड में आगे, पेपर तो देना था अपनी तैयारी को। हमारे लिए जो मेजर डेस्टिनेशन था वो हमारा UPPCL TG2 था। अब जो लोग UP आर्विनल को डेस्टिनेशन मान के चल रहे थे
वो गिव अप कर देंगे यूपी आरविनल में ही, तो हो गया क्राउड कम। तो मैं ये कह रहा हूं कि यूपीपीसीएल में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हुई है कि इन 2 पेपर के वजह से 50% लोग डिस्टर्ब हुए, बहुत तगड़े वाले। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अपने आप को अगर एक कामयाब कुछ बनाना है और सफलता प्राप्त करनी है, तो अपनी डेस्टिनेशन को हमेशा याद रखो कि हम किस लिए आए थे और क्या हमें करना है। तो जिस दिन आप आए उस दिन यूपी आरविनल के लिए नहीं किसी ने बोला, सबने बोला यूपी पीसीएल 891 भर्ती से फोड़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग निकल गए यूपी आरविनल में, एडिशनल है, प्लस पॉइंट है, लेकिन लोगों ने इसी को मंजिल मानकर गिव अप कर दिया। मैं तो कह रहा हूं 60% लोगों ने गिव अप किया, या फिर रिदम में आने में 10 दिन लगेंगे, और 10 दिन में जो पकड़ के बैठ जाएगा किताबों को, 10 दिन में वो और आगे जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंस पैदा करती है कुछ बनने में, कुछ बड़ा करने में। इस चीज को एग्जाम हुआ, ओवर हो गया ना, बढ़िया, खत्म। अब नई तरीके से अपने नोट्स को उठाओ, 2 घंटा 3 घंटा अपने पुरानी रिवीजन पे भी दो, पेपर होता है तो पेपर भी लगाओ, और यहाँ अगर मौका मिलता है, क्लासेज होती है रेगुलर, तो क्लासेज में भी प्रेजेंट रहो। तो हमने कहा, देखिए पहला कह रहा है ये कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक आर्क स्थापित करके, जैसे कार्बन आर्क लैंप, फ्लेम आर्क लैंप और मैग्नेटाइट आर्क लैंप। कहने का मतलब है बेटा, जब सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर में दोनों कॉन्टैक्ट ऐसे हैं, यही तो है दोनों कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, सर्किट ब्रेकर में जैसे ही हम इन्हें ओपन करते हैं ये, तो तुरंत आग लगती है कि नहीं, है ना? जैसे एयर गैप आता है तो आग लगती है। ओके, ये आग जो लगती है इसे कहते हैं हम लोग जनरली फील्ड एमिशन प्रोसेस, इसे कहा जाता है फील्ड एमिशन प्रोसेस। ओके सर, ठीक है। तो जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रोड को पहले ऐसे रखते हैं, 2 इलेक्ट्रोड को ऐसे करंट फ्लो करवाते हैं, और जैसे ही अपना अच्छा खासा करंट अपना फ्लो किया तो हम इन्हें अलग करते हैं। तो जैसे हम इसे हल्का सा अलग करेंगे, इसके बीच में आग लगेगी, आर्क लगेगी, और यही भैया लाइट को एमिट करेगी, यानी कि उत्सर्जित करेगी लाइट को। तो पहला एक मेथड है कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में आग को उत्पन्न करवाकर प्रकाश को पैदा करना। पहला मेथड तो हमारा ये है। बताइए भाई, क्लियर है पहला मेथड? अब इसलिए बारीकी से पढ़कर चलो दोस्त, ये स्टेटमेंट वाले तो इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को ये मत लेना कि ये थोड़ा ही पूछता होगा, हो सकता है ये स्टेटमेंट में देने लग जाए। चलो, दूसरा कह रहा है कि एक फिलामेंट के माध्यम से विद्युतीय प्रवाह करके जो इनकैंडेसेंट स्तर तक अपना तापमान बढ़ा सकते हैं, जैसे टंगस्टन फिलामेंट इनकैंडेसेंट लैंप। अब देखो जी, ये कर रहा है हीट पर काम। आपको पता है कि सर जब भी हम I²R की बात करते हैं, पावर लॉस, और पावर लॉस अगर होती है, और अगर हीट की बात करें तो I²RT। अगर कहीं टेम्परेचर ज्यादा, मतलब हीट ज्यादा, तो भैया ये हीट से या हीट लॉस के इफेक्ट से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये नॉर्मली हमारे जो गोल गोल बल्ब नहीं थे, इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, गांव में मिलते 10-20 रुपए के, अपना मिल गए। कोई कहेगा 100 वॉट दे भाई, बड़ा सा आएगा 200 वॉट दे भाई, है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रजा ने बहुत किया, फ्यूज करके देकर फिर वापस कर दिया, है। नीरज करता होगा ये। हाँ, तो ये बेटा हमारा होता है, देखिए ये एक होता है अब वाष्प, यानी कि वेपर या गैसों जैसे वाष्प लैंप, वेपर लैंप होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब, देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब, बल्ब है, हाँ हाँ ट्यूब होती है, बड़ी भी होती है, अरे वो भी होती है, वो भी एक रूप है, एक फ्लोरोसेंट अलग भी होती है। अच्छा जी, तो नॉर्मल है ये चीज, है ना, सबने देखी है ये। और नियॉन साइन लैंप है जी, एडवर्टाइजमेंट में भी यूज करते हैं, आदि के माध्यम से बिजली के प्रवाह करके। कुल मिलाकर एक होता है हमारे पास में डिस्चार्ज लैंप। क्या है जी? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप। और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किस में करने वाले हैं? वेपर या गैस में।
इनकी अलग अलग कैटेगरी है, ये ज्यादा बहुत तगड़े वाले फेमस है, फेमस ये भी है, सवाल यहां से भी आता है, लेकिन इनकी ज्यादा कैटेगरी है अलग अलग। तीनों याद हो गए। पहला क्या है जी, दो इलेक्ट्रोड के बीच में आग लगाकर, आर्क, एक किसी भी फिलामेंट में या वायर में बेटा करंट फ्लो कराकर, और एक गैस या वेपर्स में डिस्चार्ज करके, ठीक है जी, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। अभी आएगा सोडियम वेपर लैंप, है जी, अभी ये सब चीजें आएंगी अभी। चलो जी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं बेटा आर्क लैंप पर। देखो यहां से बड़े प्यारे प्यारे सवाल है आर्क लैंप से संबंधित, और पूरा जो डाटा है ये पूरा डाटा लिख दिया जी यहाँ। आर्क लैंप, कुछ दिमाग मत लगाओ भी, ये डाटा तुम्हारे लिए है, पहले इसे देखकर कुछ रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा कि मामला क्या है जी, इसे रिलेट करने का पहले प्रयास कीजिए। कार्बन की दो इलेक्ट्रोड बनाई गई हैं, बस मैं इसमें छोटा सा एक परिवर्तन ये करूंगा, हम ये परिवर्तन करने वाले हैं कि जो कार्बन की ये इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव है ये निगेटिव से डबल होती है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आर्क लैंप पहले हम लोग देखने वाले हैं जी कार्बन आर्क लैंप को, कार्बन आर्क लैंप। तो दो इलेक्ट्रोड हम रखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो ये पतली है ये मोटी है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये पहले इसमें आपस में टच होती है, स्प्रिंग व्यवस्था से जुड़ी होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से डबल है, जलती भी है डबल रेट से है, यानी खर्च जो हो रही है ना ये तो डबल रेट से है, तो हम लोगों ने इसीलिए इसे डबल बनाना शुरू कर दिया। इसमें फायदा ये भी है, कहीं तुम्हें इसमें चौक ब्लास्ट कुछ लगाने की जरूरत पड़ी है, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, इन ए कार्बन आर्क लैंप लाइट इज गिवन बाय, ये भी सवाल पूछता है, 85% जो लाइट उत्सर्जित होती है वो पॉजिटिव। ये सारे अब ऑब्जेक्टिव है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट को हल्के में लेके मत चलिएगा। 85% पॉजिटिव से, अब 10% नेगेटिव से, और 5% एयर से, फ्री स्पेस या एयर या हवा जी। तो एक तो ये जरूरी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से 85, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से 10%, और एयर बेटा 5%। हाँ हाँ ये वाला ना, ये भी तो सहयोग करेगा ना कुछ, फ्री स्पेस तो ये भी है। चलो जी अब इनका टेम्परेचर पूछ लेता है। टेम्परेचर है बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर है देखो 4000, ज्यादा टेम्परेचर इसका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मात्र 2500 है। ये भी पूछा जा, ये छोटे छोटे पॉइंट है, अब ये सोच के नहीं चलना है तो बहुत छोटा जी ये नहीं आएगा पेपर में, अब नहीं ऐसा सोचना, अब लिखो और याद रखो। लुमिनियस एफिशिएंसी इसकी है 9 ल्यूमेन पर वॉट, देखो यार कम है। अब एफिशिएंसी जैसे शब्द आया और ने कुछ कम से कम यूनिट ही देख ली, ल्यूमेन पर वॉट। अब ल्यूमेन किसके लिए था, लुमिनियस कुलॉग्स, और ये हो गया एफिशिएंसी ल्यूमेन पर वॉट। अब यूज देखो, ये तो मैं कह रहा हूं ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये जेई में भी आ चुका है, एसएससी जेई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन, ये वाला शब्द। और देखो कमाल की चीज, सर्च लाइट TG2 में आ चुका है। जब कोई खो जाए तेज से लाइट लगाओ तलाशो, बाय बाय।
खेत में 12 में पानी पुणी दे जा करता क्या देर सवेरा है। वो सैर सूर का बच्चा होगा तो कहाँ पता फिर तो। सर्च लाइट। एक लड़का लखनऊ फ्रॉम लखनऊ, सुमित जी कहाँ रह गए आजकल? घर थैला थूला लेके सब? अरे हमसे मिलके भी नहीं गया। एक होता है जी फ्लैश कैमरा, जो कहते हैं ना शादी में झूठ मूठ में फ्लैश मारा दोबारा खींचना, फ्लैश कैमरा है। हाँ हाँ, तो ये भी है, मोबाइल में भी आने थे तो फ्लैश कैमरा पे। तो यूज कहाँ है? सिनेमा प्रोजेक्टर, सर्च लाइट और फ्लैश कैमरा। ये ने किसी को छोड़ना नहीं एक भी पॉइंट को। फिर देखो जी, इंटरेस्टिंग चीज है, वोल्टेज को यानी कि आर्क को मेंटेन रखने के लिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वोल्टेज लेवल कम हो जाए दोस्त और आर्क तब भी बनी रहे। तो वोल्टेज लेवल को बनाए रखने के लिए, अब देखो जितना इसके बीच में गैप दोगे ना उतना ही वोल्टेज ज्यादा जरूरी है, ज्यादा वोल्टेज आर्क को बनाए रखने के लिए। तो आग को बनाए रखने के लिए फॉर्मूला है ये, आग को बनाए रखने के लिए ये फॉर्मूला है V बराबर 39 प्लस 28 L। L यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है बच्चों, ये L ये है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, जो कि कहां ली जाएगी? किसमें? सेंटीमीटर में। तो L किस में लेना है? सेंटीमीटर में लेना है। इस फॉर्मूला में मान लगा दो। मान लिया, देखो ये कह रहा है जी 4 सेंटीमीटर। सुन ले चचा, पहले भावुक उठता है और पहले दिन से तेरी कमी याद दिला रहा हूं मैं, तू जल्दी बहुत कर रहा, पता नहीं क्या ट्रेन छूट रही तेरी, जल्दी में है क्या? जल्दी है बता। देख मान लिया तुझे कहने लगे 4 सेंटीमीटर, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो लैंप के रोशनी देने के लिए न्यूनतम कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? रोशनी तब देगा जब आर्क होगी। तो यहां इस फॉर्मूले में, ठीक है जी। अब अगर ये तुम्हें मीटर में दे दे तो ये मान मीटर में मत रखना, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एल का मान सेंटीमीटर में होगा। तो आजकल ट्रेंड में देखो, जैसे ये तुम्हें मान एल का मान सेंटीमीटर में ना दे, ये तुम्हें ये ऐसी ऐसी चीजें आजकल ज्यादा ऊट पटांग चीजें पूछता है, 0.001 मीटर है नहीं, बच्चा हो गया भावुक, उसने बेचारे ने छुटते यहां पे एकदम लगा दिया मान, वो भूल गया कि मीटर नहीं सेंटीमीटर। तो इसे चेंज किस में करना है? इसे जो चेंज करना है करो भाई पहले सेंटीमीटर में, उसके बाद लगाओ। तो बारीकी से जरूर याद ध्यान दे कि भाई कहानी है क्या और हम गलती कहां कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये दिमाग में रखो। अब देखो जी, इसमें एक पॉइंट और है जो लिखा नहीं है पीपीटी में, ये इसमें इसी में लिख लो नोट करके ना, इसी का फिर फोटो वोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट जो लेना होगा नोट करके। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सदैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड से डबल होती है। क्यों होती है रे बताना? क्योंकि यह डबल रेट से खर्च होती है, डबल रेट से व्यय होती है, खर्च होती है। ये भाई देख लो, इसका साइज डबल है, कभी तुम भावुक हो, ये लाइट डबल नहीं दे रही है तो मात्र 10% दे रही है। कभी तुम सोचो जी, ये स्टेटमेंट दे सकता है आजकल, निम्न में से गलत कौन सा है? तो पॉजिटिव का साइज डबल है, लेकिन उत्सर्जित कितना? ये 85% यही कर रहा है, खर्च भी यही ज्यादा होगा। नेगेटिव वाला है उसका आधा, मात्र 10%, 85 10 और 5 हो गया काम। चलो अब इसे पढ़ो एक बार, लिखो।
इसका लाइफ टाइम कम है। लिखा होगा, एक पूरी टेबल है लाइफ टाइम की इसमें। अरे यादव जी, क्या हो गया तुम्हें, बड़ा उदास से लग रहे हैं। सही नहीं गया अभी दांत वात? हम्म ये वोल्टेज को लिमिट करने के लिए है बस ना। अभी बता देता हूँ, एक मिनट जरा। हेलो। ये क्या है ना, ये इसलिए है ताकि इसके क्रॉस में अप्रोक्सीमेटली एक वोल्टेज सेम बना रहे हैं। तो स्टेबलाइज रजिस्टर होता है ये, एक तरह से लिमिट करेगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसमें वोल्टेज वेरिएशन का जो प्रभाव है थोड़ा कम हो जाएगा इसकी तुलना में। इसीलिए जो आग होगी वो लगभग एक समान बनी रहेगी यदि ये लगा के रखा है, इसलिए नाम भी लिख दिया स्टेबलाइजिंग रजिस्टर। फायदा सोचो इसका क्या है। हम्म सीधे साधा कंस्ट्रक्शन है। हाँ हाँ, ये कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सा कंस्ट्रक्शन है। यही तो बेनिफिट है। और बताओ, आपने कुछ लगाया इसमें? सिंपल कंस्ट्रक्शन है। डिसएडवांटेज है कि पावर लॉस ज्यादा है, एफिशिएंसी कम है, लाइफ भी इसकी कम है। चलो जी, नेक्स्ट है ये भाई। इसमें तो चौक वो कुछ लगाने की ऐसी कोई जरूरत पड़नी ही नहीं थी। चलो देखो, इनकैंडेसेंट और फिलामेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप के तंतु के निर्माण के लिए आवश्यक धातु के गुण, पहला तो ये है। चलो जी देखो क्या क्या है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक। ऐसा ना हो कि कम कम हीट हो और तुरंत अपना मेल्ट कर जाए, तो फिर तो चल गया काम। फिर है देखो, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। हाई होगा तभी बेटा हीट अच्छी होगी। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अच्छा, इसका मीनिंग कौन समझाएगा? कम तापमान गुणांक। कम तापमान गुणांक का मतलब है कि तापमान वेरिएशन के कारण प्रतिरोध पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जी। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमने शुरुआत में पढ़ा था। लो वेपर प्रेशर, कम वाष्प दबाव, ये भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। टेम्परेचर और दबाव, हमने कहा भी था कि रजिस्टर को नॉर्मली सभी फिजिकली क्वांटिटी से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, देखो जिसका मतलब है हाई डक्टाइल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उच्च नमनीय, इसका मतलब यह है पतले तार बनाए जा सके, डक्टाइल हो और मैकेनिकली मजबूत हो, ऐसा नहीं कि टूट जाए। ये तो वो पॉइंट है कि जो हमें चाहिए भाई, किसके लिए जी? जो हम लोग एलिमेंट बनाने वाले हैं उसके लिए। विशेषता अब जैसे इन्हें ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि इन पर आधारित ये ट्रेंड बन चुका है। निम्न में से गलत कौन सा है? पेपर में सवाल टफ नहीं है। अब गलत कौन सा है देखो। ये कहता कि भाई मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बच्चे ने ठीक है जी। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो सोच जाता कि गलत है, राइट ना। देखो जैसे इसने हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा है, इसी को ये कह सकता है लो कंडक्टिविटी। समझ में आई बात? लिखा होगा ना कन्वर्ट करके, मैंने मीनिंग बता दिया ना उसका क्या होता है।
मुझे हिंदी में नहीं पता ऐसे क्या ना, ये शुद्ध में लिख दिया होगा उन्होंने क्या। हाँ हाँ ठीक है जी। अब जैसा मान लिया आपको ये कहने लग जाए इनकरेक्ट कौन सा है, तो भाई लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, अगर ये हाई हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसलिए जरूरी हो गए कि आजकल जिसे हम पहले मानकर चल रहे नहीं कि ये जरूरी है, वो तो है ही, और जिसे हम नॉर्मली पढ़ के चलते हैं हल्के में लेकर, उस पर स्टेटमेंट बनाकर सवाल मिल रहा है। चलो भाई अब इसकी बनावट को समझते हैं। ये रहा जी हमारा फिलामेंट लैंप, जीएलएस ही तो है। देखो जी ये हमारा जनरली ट्रेंड से बाहर हो गया, मतलब हमने इसको शुरुआती दौर में बनाया वैक्यूम, प्योर वैक्यूम, हमने मतलब इसमें कोई गैस ही इस्तेमाल नहीं करी, तो ये बढ़िया नहीं रहा। फिर हमने कहा जी इसे हटाओ। क्यों दिक्कत ये आ रही थी इसमें, ये सब चीजें जो लिखा है ना ये नॉर्मली हमारी इसके अंदर मेंटेन तो वैक्यूम ही रखा हमने, लेकिन हमने इसके अंदर अब गैस भरनी शुरू कर दी, तो अब हमारे लिए एक्चुअली जो वैक्यूम टाइप है उनमें सब में हम गैस भर के इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत में जब बनाया तो हमने कोई गैस इस्तेमाल नहीं करी। आज की डेट में अगर वो लिखता है वैक्यूम टाइप तो समझ जाओ मतलब गैस भरी हुई है इसमें, नाइट्रोजन और ऑर्गन। तो शुरुआत में दिक्कत ये आई इसमें, हमने पहले लिख दिया, हमने दोनों को एक्सप्लेन किया है ताकि बच्चा भाई समझ सके। देखो जी वैक्यूम फिलामेंट लैंप वाले में हमने शुरू में इसमें कोई गैस नहीं भरी, लेकिन नो गैस फिल्ड इन द लैंप, वर्तमान में यूज नहीं करते हमने शुरुआत में बनाया था। हमें एक समस्या देखने को मिलेगी, समस्या ये थी यार टेम्परेचर तो अच्छा खासा है, टेम्परेचर अच्छा खासा है, इसमें आग लग जाती है, आर्क, जो फिलामेंट है आर्क लगेगी और ये समाप्त जल के, तो ये इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो देखो जी अभी क्या क्या है फिलामेंट, अभी हमने जो आज वर्तमान में वैक्यूम लैंप की जिसमें हम बात कर रहे हैं ना, फिलामेंट भी वही है, बस हमने एक परिवर्तन क्या कर दिया कि इसमें हमने वैक्यूम में गैस भर ली। कौन कौन से, नाइट्रोजन और ऑर्गन जी। तो देखो भाई फिलामेंट क्या क्या है जी, ओस्मियम और टेंटालम, पहला ओसियम और टेंटालम। ओसियम काम कर सकता है 2700 और टेंटालम 2900, है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हाई टेम्परेचर के लिए बढ़िया था। देखो फेवरेट क्या हुआ जी, टंगस्टन सेफली वर्क इन वैक्यूम, मेल्टिंग पॉइंट 2400 से लेकर 2750, और बेटा इसी का नाम है देखो जी बेस्ट है जी। ये जब भी आप नॉर्मली ये लिख रहे हो ना तो समझ जाओ, आपसे पूछे किसका फिलामेंट तो समझ जाओ जी टंगस्टन को इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ऑस्मियम और टेंटलम, बल्कि इसमें ये भी लिख सकते हो कार्बन भी, लेकिन कार्बन के साथ दिक्कत आती है 1850 तक ही खत्म था। लुमिनियस एफिशिएंसी तो खैर दिक्कत है इसमें 10 से 14, लेकिन देखो नॉर्मली अगर मैं बात करता ना, जैसे कार्बन को नॉर्मली हम इस्तेमाल करें, ये टंगस्टन के साथ में आई है, ये टंगस्टन के अगर नॉर्मली वैसे नॉर्मल तो 4 ल्यूमेन पर वॉट है। ये जो एफिशिएंसी आई है दोस्त, ये एफिशिएंसी तो टंगस्टन के साथ में है। मेन ड्रॉबैक देखो क्या है, टंगस्टन की समस्या वाष्पीकरण, वाष्पीकरण समझते होंगे, लिख दिया तो एवापोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, अरे उड़ गया बेचारा, और क्या करोगे, एवापोरेट हो गया। अब प्रॉब्लम ये देखी हमने यार इसे हम दूर कैसे करें, तो हमने वैक्यूम को ही जनरली थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब हमने वैक्यूम को ही देखो जी थोड़ा सा मॉडिफाई ये कर लिया कि हमने इसमें, बाकी एज इट इज वही है यार, सेम चीजें,
मेन प्रॉब्लम थी एवापोरेशन। हमने कहा अब नाइट्रोजन और ऑर्गन भरिए। तो आज के डेट में जो हम वैक्यूम लिखते हैं तो समझ जाओ कि हम वैक्यूम मतलब निर्वात इसी को कह रहे हैं। हम वैक्यूम में बस क्या ऐड कर ले रहे हैं, उसे हमने ट्रेंड से बाहर कर दिया कि वैक्यूम टाइप में हम लोग ऑर्गन और नाइट्रोजन भर के यूज कर रहे हैं जी। क्यों? देखो दो चीजें थी। नाइट्रोजन क्या कर रही है? आर्क को रोकती है। नाइट्रोजन का काम है फिलामेंट में आग को रोकेगी, और आर्गन एवोपरेशन को रोकेगा। ठीक है जी। हाँ, क्या हिंदी में वाष्पीकरण तो है। अब देखो लैंप की अलग अलग दक्षता है। अगर 40 वॉट का लैंप लाए, अभी भी आता है 40 वोट वाला, गांव में तो आता ही होगा। 50, 50, 100 वाले तो बड़ा आता है फिर। अभी भी यूज करते हैं ना? अरे यार बड़ा जुल्म कर रहे हैं बिजली को। देखो जैसे जैसे इनकी रेटिंग बढ़ेगी ना तो एफिशिएंसी गिरेगी। वो सॉरी, जैसे जैसे रेटिंग बढ़ेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। देखो 40 है, 10 से 12, फिर 100 पर है तो 100 से 14 से 18, और 200 है तो 20 से 25। मैं इसलिए ये पॉइंट को नोटिस किए भाई, और सारे नोट इसलिए किए हैं क्योंकि पेपर में डीपली नहीं आ रही चीज। पेपर में डीपली नहीं आ रही, पेपर में नॉर्मल सवाल है। और बहुत बच्चे गलत करेंगे लाइन से कि 200 वॉट के इनकैंडेसेंट लैंप के लिए दक्षता कितनी होगी, उन्होंने रट रखा 10-12। 200 के लिए ज्यादा होगी, फिर से याद रखो 200 के लिए ज्यादा होगी, 100 के लिए कम, और 40 के लिए और कम होगा। लाइफ क्या है? 1000 घंटे जी। अब देखो व्यास का डायमीटर एक शिफ्ट में ये भी था पेपर में, तो डी समानुपात या डी बराबर के आई 2/3 है। हाँ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये था हमारा इस्लाम। पढ़ो चला इसको बेचारे को। 100 वोट वाला मात्र 15 रुपये में आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ठीक है, तुम लोग ये भी तो करते हैं। सर 2 जनवरी को बुक परचेज की थी, अभी तक नहीं मिली भाई। शायद पैसे गए तुम्हारे तो भाई। ओ भाई, हवाई जहाज से ना जाती किताबें स्पीड पोस्ट से जाती है, और हिंदुस्तान में रहते हो तुम। 2 जनवरी आज तारीख कितनी हुई भाई? 8। तो 2 के बाद तो किताबें गई यहाँ से 4 को। 4 या 5 को किताबें गई है, 4 को शायद। 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी कर ले 3 दिन और इंतजार आराम से। हाँ किताबों पे तो आज ये कितने की थी हमारी किताब? ये 750। इस पे ये इस बार हमें थोड़ी सी 100 रुपये सस्ती मिली थी तो हमने 150 सस्ती कर दी है, 599। इस बार हमने प्रेस को चेंज कर दिया। प्रेस को क्या, इस बार थोड़ा सा मार्केट से हमें एक बढ़िया जुगाड़ मिला, पेपर सस्ता मिल गया हमें। ए भाई इसे खरीद लो, थोड़ा सा ऐड भी तो कर लूँ। ये किताब ले लो भाई, बढ़िया किताब है। कैसे लेनी है देखो, www.eadbooks.in पर क्लिक किया जाए। आज ये है डिस्काउंट, नहीं तो बढ़ा देंगे हम पैसा फिर। हाँ, www.eadbooks.in। पढ़ लिया आपने? ये पहले वाला पेज ले भाई। ठीक है, फिर से बता दूं, गैस कौन कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑर्गन। एफिशिएंसी टंगस्टन। देखो अगर तुम्हें एक 1800 दिया, एक तुम्हें 3000 दिया, एक तुम्हें 2200 दे दिया,
तो इसके लिए 2200 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कभी तो हवा उड़ा कि ना 3000 करेंगे, 3000 पे इनमें उसमें टेंटलम ये भी नहीं करते, ठीक है भाई। फिर इसमें देखो की पॉइंट क्या क्या लिखा था हमने, बताओ इस वाले में की पॉइंट क्या क्या था हमारा, बोलो बोलो। पॉजिटिव वाली डबल होगी, दक्षता कम है, और वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए 29+28 L, सिनेमा प्रोजेक्टर, सर्च लाइट और फ्लैश लाइट, पॉजिटिव 4000, नेगेटिव 2500, एफिशिएंसी 9 ल्यूमेन पर वॉट। पॉजिटिव से कितनी प्रकाश, नेगेटिव से, हवा से, बस शाबाश। देखो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई, जब भी हम लोग एलिमेंट बनाएं तो ये प्रॉपर्टी है। उच्च मेल्टिंग पॉइंट यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लो वेपर प्रेशर और हाई डक्टाइल और वेरी स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये लिखा हम लोगों ने। ओस्मियम टेंटालम 2700-2900, लेकिन बेस्ट कौन सा है, कार्बन और कम के लिए भाई बच्चों, और कम के लिए बेस्ट कौन सा है, टंगस्टन, कितना 2750 तक, 2400 से 2700। लो एफिशिएंसी नॉर्मल ये था, मटेरियल है यार वो टेंटालम, हाँ ये नहीं पता मुझे क्या मिक्स किया लेकिन था। मेन ड्रॉबैक था एवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। फिर देखो जी नॉर्मली अगर तुम्हें वैसे ही दे रहा है 10-14 कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, एक 30 है, 40 है और एक 4 है, तो बेटा इसको सेलेक्ट कर लेना, 4 ल्यूमेन पर वॉट। फिर ये देखो की पॉइंट, लैंप की एफिशिएंसी जितना छोटा उतनी कम है, 200 के लिए बढ़िया है जी 20-25, उससे कम पे और इससे कम और कम है, ले भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें इससे पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ नहीं देगा, नॉर्मली वैसे ही पूछ रहा है, जब आपको वैसे ही दे रहा है ना तब। हाँ तो इतना खुश रहा मैं लेकर रख लूंगा फोन, ठीक है। आजकल जेई के तीनों बैचों में मोबाइल लाना वर्जित है, जो बताएगा कि ये फोन लाया उसे 50 रुपए का इनाम, जो मतलब फोन को लाएगा उसे टोटल 150 रुपये जमा करने हैं, तो 50 रुपये जासूस को दे दिए जाएंगे, और 100 रुपये इनके फ्राइडे सैटरडे को समोसा चाय इनमें खर्चा है। नहीं इसमें मैं अभी नहीं करता इसमें, कोई नहीं, लेकिन जब समोसे की बात होगी ना तो खिलाएंगे तुम्हें भी, ऐसा नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा, खिलाएंगे तुम्हें भी। दाइस रहोगे, बस तुम बताया करो पता करके कि कौन लाया। हाँ एक दिन ये हुआ कि पता नहीं कुछ पार्टी थी उस दिन, पता नहीं कुछ था, ये भाई साहब फोन रख गए और बाहर जाके मेरा फोन गया, मेरा फोन गया, ये अब बाद में भाई इसने कहा गुरुजी फोन गायब, इसकी हालत खराब, मैं फोन गया, फोन उठ रहा बकायदा, पता नहीं कौन सी सेटिंग करके घर रखा हुआ फोन, कोई सेटिंग करके घर रख दिया इसने फोन, और पूरा दुखी हुआ फिर रहा है, कोई दोस्तों को इधर बोला कोई इधर हो गया भाई है। हाँ मैं कहा ये भी अजीबोगरीब बिल्कुल नमूना ही है। हाँ फोन घर पे रखा आराम से। देखो इसमें समस्या ये आई बेटा, जो फिलामेंट लैंप थे कुछ इसमें प्रॉब्लम आई, जैसे एजिंग इफेक्ट। अब एजिंग इफेक्ट का मतलब देखो कुछ उम्र से ही होगा, हाँ भाई, फिलामेंट लैंप में एजिंग इफेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे कि एजिंग इफेक्ट कौन से लैंप में होता है, तो यही है बेचारा। फिर इससे आप क्या समझते हो, देखो कुछ समय पश्चात, और प्रैक्टिकली भी देख सकते हो इसे आप, जब ये पुराना होता है ना काला काला हो जाता है ये, कुछ समय पश्चात टंगस्टन के वाष्पीकरण और कांच के बल्ब की भीतरी सतह के काले होने के कारण इसका आउटपुट और दक्षता घट जाती है, और यही क्या कहलाता है, एजिंग इफेक्ट। अरे भाई
एज बढ़ रही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई अब हम बुढ़े हो गए, मतलब दक्षता घट रही है ना। नहीं, मेंटली तौर पे हम बुढ़ा मानते हैं, फिजिकली हम तुमसे ज्यादा जवान है, इतना गलतफहमी मत पालना भाई। एडवांटेज, वैसे भी मेंटली तौर पे मैं बार बार समझाता हूँ तुम्हें भी कि 30+ होते ही अगर तरक्की रखनी है अपनी कंटिन्यू और कुछ अच्छा बनना है तो अपने दिमाग को कमांड दो। मेंटली तौर पे अपने आप को बुढ़ा महसूस करो और फिजिकली तौर पे अपने आप को जवान रखो, क्योंकि मेंटली तौर पे अगर तुम जवान समझने लगे तो फिर तुम बन जाओगे आसाराम बापू की तरह, जो कि गलत है। इसलिए मेंटली तो 30+ अपना कमांड दो कि अपना बुढ़े हो गए, ठीक है रे। हाँ चलिए, एडवांटेज, एडवांटेज देखो, ये ये सवाल भैया एसएससी जेई में भी आ चुका जी। हाँ, काम दोनों पे, काम दोनों पे, यूनिटी पावर फैक्टर। वैसे प्रैक्टिकली होता तो थोड़ा सा लैगिंग है, चाहे 0.98 ले लो लैगिंग में, लेकिन कंसिडर हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग नहीं, यूनिटी। देखो कोई बूस्टर चौक कुछ जरूरत तो नहीं पड़ती, लाओ तुम होल्डर में लगा दो, अपना जलेगा बेचारा। अलग अलग शेप और कलर में उपलब्ध है, ठीक है जी, अलग अलग शेप में मिल जाएगा, अलग अलग कलर में मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज है जो तुम्हें बिल्कुल खुश कर देगी, ये अभी लगा, यूज किए होंगे यार, अभी भी करते हैं गाँव में तो बहुत यूज होते हैं। हाँ, अरे करते हैं अभी भी। नहीं नहीं, हम अभी अपने ठेकेदार जी को दिखा देंगे, अभी टंगा रखा होगा उन्होंने। हाँ, चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेलो, हेलो, वॉल्यूम फास्ट, अब कहाँ बोला जा रहा है भाई। हम बता तो रहे थे तुम्हें बुढ़े हो गए हम, हैं, अब कहाँ बोला जा रहा है हमसे तेज। तो बच्चा लिख रहा है कि सर थोड़ा तेज बोलो। चलिए भाई, देखो डिसएडवांटेज देखो, अब जिस दिन मेरी तरह सुबह 6 से 10 बजे तक चींची चींची करेगा ना, वो दिन खुद आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। आजकल तो बच्चों का इन्हें पीएलसी वीएलसी पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, आनंद आ रहा है। डिसएडवांटेज है लो एफिशिएंसी, जो कि रहती भी है हमारी, लो एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग लाइफ इज लो। 1000 घंटे लिखाई तो है। अब बढ़िया चीज, वैसे ये सर्दी में तो एडवांटेज है ना, गर्मियों में तो दुखदाई हो जाएगा ये। तो ये अपने आसपास के माहौल को गर्म बना देता है जी, वातावरण को गर्म कर देता है, सर्दियों में तो बढ़िया है। वो- हम्म, भाई, भाई एक बात बताऊं, एक तुम्हें पता नहीं है, एक एक छोटे छोटे ना माउस आते हैं, जैसे ये कंप्यूटर चलाने का माउस होता है ना, ऐसे माउस हीटर भी आते हैं। और तुम लोग फिर टेक्नोलॉजी पे पीछे हो। माउस हीटर भी आते हैं जैसे ये है। तो जब हम लोग पंजाब में हॉस्टल में थे सर्दियों में, तो हमारे यहाँ रेड पड़ती थी कि उस सरकारी में तो बड़ी दिक्कत है, हीटर और ये चला ही नहीं सकते थे। तो हमें पहले ही पता रहता था, ये बता तो देते थे कि भाई आज रेड पड़ने वाली है जी। क्यों, कि भाई हॉस्टल नंबर 8 में कल ये हुआ था, आज इस वाले हॉस्टल का नंबर है। तो हम लोग क्या करते थे, कंप्यूटर, हमने बड़ी कोशिश करी, हीटर ले आते थे चोरी चोरी से, चलाया जी। लेकिन कई बार ऐसी सर्दी में, क्योंकि सर्दी बड़ी अच्छी होती है पंजाब में भी, लेकिन होती बड़ी लिमिटेड पीरियड्स के लिए है। तो फिर हमने तलाशा भाई, तो हमें वहाँ मिला, वहाँ में समाधान मिला कि ये ले जाओ माउस हीटर। अब इन्हें, ये सब बच्चों के पास होते थे, कंबल के कोने में रख लिया।
कंबल के कोने में अपना वार्डन कई बार आता भी था, दिखाओ 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 कहाँ है, क्या वार्डन को भी समझ नहीं है क्या है। तो माउस हिटर भी होते हैं, इतना इतना ही होता है, सेम एज इट इज शेप होती है, जैसे ये माउस रखा ना वैसे ही। तो एक एक ले आओ, मकान मालिक को भी तुम्हारे पता ना चले। हैं? अमेजन पे शायद मिल जाएंगे। हैं? अगर पता चले तुम यहाँ लगा कर पॉकेट में डाल के बैठ गए, हाँ हाँ, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। छोटा ही रहता है ये, मतलब गर्माहट रखेगा तुम्हारे कंबल में। हैं? रजा को तो ज्यादा जरूरत है। चलिए बेटा, गैसियस डिस्चार्ज लैंप है। अब देखो जितने भी लैंप है ये सब इसी पर आधारित पढ़ने वाले हैं, गैसियस डिस्चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सोडियम वेपर लैंप। सबसे पहले है जी सोडियम वेपर लैंप। पहली चीज तो ये होता है बेटा, इसमें जो डिस्चार्ज होता है इससे संबंधित है। देखो डिस्चार्ज करने के लिए आयनाइजेशन, यार डिस्चार्ज मतलब आयनाइजेशन करना, तो डिस्चार्ज करने के लिए वोल्टेज ज्यादा जरूरी है और बनाए रखने के लिए कम जरूरी है। ऑल डिस्चार्ज लैंप रिक्वायर्ड हायर वोल्टेज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जितने भी डिस्चार्ज लैंप है, सभी डिस्चार्ज लैंप में शुरुआत में 450 वोल्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि शुरुआत में आयनाइजेशन शुरू हो रहा है। कब तक? 10 से 15 मिनट। ये सब डाटा है भाई, अब इनको मतलब इग्नोर मत करना दोस्त। शुरू करने के पश्चात उच्च वोल्टेज चाहिए होती है और बाद में बनाए रखने के लिए मात्र 150। तो शुरुआत में जहां 400 450 वोल्ट की आवश्यकता है, बाद में बनाए रखने के लिए या जलाने के लिए चलाने के लिए मात्र आवश्यकता है 150 वोल्ट। ये बढ़िया स्टेटमेंट हो गया। अगर ये कहने लगे कि डिस्चार्ज लैंप में शुरुआत में कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, मतलब इनकरेक्ट हो गया। शुरुआत में ज्यादा आयनाइजेशन कराएगा तो शुरुआत में ज्यादा और बाद में कम। कितनी देर तक? लगभग 10 to 15। अब जहां पर भी डिस्चार्ज की बात होगी उसका मतलब है लो पावर फैक्टर। जहां पर भी डिस्चार्ज की बात होगी, अब देखो जी, आप सोच रहे होंगे सर डिस्चार्ज लो पावर फैक्टर कैसे रिलेट करें। जो डिस्चार्ज होता है ये होता है हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर। हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर, लो पावर फैक्टर। हम कैपेसिटर लगाते हैं प्राइमरी पर सीरीज में, उसे बढ़ाने के लिए पावर फैक्टर को, तो नॉर्मली क्या है? लो पावर फैक्टर। तो ये हो गया जी हमारा लो पावर फैक्टर। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय दिस लैम्प, पीले कलर में ना, ये रे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भी पॉइंट को अब छोड़ना नहीं है ना भूलना है। लिख लो, पढ़ लो इसे। क्या क्या बताया देखो, 450 वोल्ट है शुरुआत में, 10 से 15, उसके बाद मेंटेन 150, पावर फैक्टर लो। अभी आगे बता दूंगा क्यों है। हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है इसलिए। किस तरह का कलर दे रहा है? येलो, पीला। ये रखा जी आपका डिस्चार्ज। और देखो जी सामने ही इनपुट पर क्या जुड़ा है भाई? अरे ये देखो, हाईली रिएक्टिव ट्रांसफार्मर। हाईली रिएक्टिव का मतलब है, अरे भाई, लो पावर फैक्टर। मुझे तो ट्रांसफार्मर दिख रहा है। फिर इसी का ब्लास्ट, इसी ट्रांसफार्मर के कारण लो। फिर ये कैपेसिटर अगर पूछ लिया इनपुट पे कैपेसिटर, तो यही जो कैपेसिटर लगाया है
पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। जैसे बच्चे कितनी गलती कर रहे हैं ना, एलईडी है, एलईडी हमेशा डीसी पे काम करती है, एसी पे काम नहीं करती। हाँ तो इसके इसके पीछे भी लगा हुआ है ये कन्वर्टर। चलो देखो जी, लैंप एफिशिएंसी इसमें अब धीरे धीरे देखो ना बढ़ेगी। लैंप एफिशिएंसी बढ़िया है जी, 40 से 50। यार देखो, हर एक सवाल को ना रिलेट करो, इनकैंडेसेंट को रिलेट करना जरा। टेम्परेचर कितना था रे? आसपास के माहौल को भी गर्म कर रहा था। हाँ, और यहां पर देखो 280। एप्लीकेशन स्ट्रीट, हाईवे, लाइटनिंग, और ये हो गया जी एयरफील्ड लाइटनिंग, एयरपोर्ट वगैरह ना, वो पूरी एयरफील्ड लाइटनिंग। और जी स्ट्रीट हाईवे लाइटनिंग, ये लिख लो चाहे। बनाओ, फिर तुम्हें कुछ बताऊंगा इसमें। ना ना, ये हेलोजन अब लगाएगा। हेलोडाइल भी बोलते हो उसे, तुम पेपर में आ चुका, ये इस बार भी आया था, यूपीपीसीएल में भी आया था ये। हेलो हेलो, यार इतनी आवाज आ रही भाई इसमें तो है। हेलो, हाँ हाँ इतनी आ रही भाई। अरे भाई, तेवतिया जवान लड़का भाई। देखो ये कह रहा है सोडियम वेपर लैम्प का, अब कौन सा पढ़ा रहे थे हम, देखो चल कौन सा रहा, मतलब सोडियम वेपर ही तो है। अगर इसकी दक्षता क्या है लिखा हुआ है सामने ही। ये देखो जी, अब तो ये टेम्परेचर है, इसका मतलब है इसमें जो देखो डिस्चार्ज का मतलब है पूरा का पूरा आयनाइजेशन होना, इतने डिग्री पर जाके आयनाइजेशन हो जाता है। लिख लिया, देखो होता ये है, ये हम लोगों ने पूरा एक कवर अपना बना रखा भाई, और पूरी एक इलेक्ट्रोड ले ली हमने। ये लगा रखे इसमें इलेक्ट्रोड, ये छोटे 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 छोटे, ये थे इलेक्ट्रोड, ये पूरी की पूरी एक ट्यूब है। अगर हम शुरुआत में इसमें कम वोल्टेज देते हैं तो आयनाइजेशन नहीं होता। आयनाइजेशन का मतलब होता है पहले एक पार्टिकल या एक चार्ज कैरियर का टूटना, आयन्स का, फिर ये हाई वेलोसिटी के साथ में दूसरों से टकराए, उनको तोड़ना, ये होता है आयनाइजेशन प्रोसीजर। जैसे ही हम लोग यहाँ पर लो वोल्टेज देंगे कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग शुरुआत में हाई वोल्टेज 400-500 वोल्ट देते हैं तो कुछ आयन्स टूटते हैं अपनी कक्षाओं से। ये आयन्स बहुत हाई वेलोसिटी के साथ में टूटते हैं, और फिर ये अपने साथ में और अन्य कुछ आयन्स को तोड़ना शुरू करते हैं, ये कुछ और को तोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जनरली आयनाइजेशन, आयनीकरण हो गया जी। यानी कि एक तरह से जो इस ट्यूब में था, जैसे आप मरकरी भर दो, है ना, तो ये पूरे का पूरा एक तरह से अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को, या कहें कि जो आयन्स थे वो अपने आपस में पूरे के पूरे टूट फूट के आयनाइजेशन कर दिया जी। तो एक तरह से ब्रेकडाउन हो जाती है जी। ब्रेकडाउन का मतलब है कि जितनी भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी थी सब खत्म, अच्छी खासी हीट उत्पन्न होगी और वो लाइट के फॉर्म में दिखने लग जाती है। सबसे जरूरी चीज इसमें ये होती है, इसकी एफिशिएंसी पता है क्यों अच्छी? कारण क्या रहा? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का जो हीट लॉस होता है या प्रकाश का जो लॉस होता है वो नहीं है। यार आपने इलेक्ट्रोड से ना जो डिस्चार्ज किया है वो इसी ट्यूब के अंदर किया है दोस्त, तो इसके जो रोशनी थी एक तरह से लाइट थी, उसमें कोई वेस्टेज नहीं था। इलेक्ट्रोड तो ये लगा दिए सर, तो ये जो जो मैं बोल रहा हूँ ना डिस्चार्ज हुआ, इससे ये जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है ट्यूब, ये पूरी ब्राइट कर दी है पीले कलर में।
पूरे में पूरे पीले पीले से बना भी रखे, ऐसे पीला पीला सा कलर होता है ये। ऑनलाइन में तो पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा पीला पीला, लेकिन तुम्हें जरूर दिख रहा होगा, हल्का पीला पीला कलर है। देखो बाकी के डिफरेंस देखना। जो हमने इलेक्ट्रोड शुरू में बनाई थी ना, हमने पॉजिटिव बना दी, नेगेटिव बना दी, तो इसमें जैसे हम लोगों ने अलग किया, आयनाइजेशन हुआ, एक लिमिटेड स्पेस में आयनाइजेशन था दोस्त। यहां पर हम लोगों ने ये किया, पूरा जो डिस्चार्ज देखने को मिलेगा ना, पूरा इस ट्यूब के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो प्रकाश का लॉसेस था वो बाकी की तुलना में यहाँ कम है, इसलिए इसकी दक्षता भी बहुत अच्छी है बाकी के कंपैरिजन। बाकी 10 12 14 तक टहल रहे थे, यहाँ 50 तक बात हो गई, 40 से 50 ल्यूमेन पर वॉट। अब देखो नेक्स्ट में देखो, ये हमारे पास में ना मरकरी वेपर लैंप है, एक शिफ्ट में ये भी आ चुका है। फिर से देखो, मरकरी वेपर लैंप 3 प्रकार के हैं, MA मैथ, एक MAT टाइप होगा है, एक MB टाइप का है। टाइप्स ऑफ मरकरी वेपर लैंप, सबसे पहला होता है MA टाइप। भाई इनकी दक्षता वगैरह रट्टा मार के जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसे सवाल आए हैं। जैसे 3 प्रकार के हैं, यह आपको नॉर्मली दे देगा, ये सब में कॉमन है। हाईली रिएक्टिव, ये जैसे कैपेसिटर बोल दे कि डिस्चार्ज लैंप में किस तरह का ट्रांसफॉर्मर आप इस्तेमाल करोगे, हाई रिएक्टिव। दूसरा पावर फैक्टर जी कम है, कैपेसिटर क्यों लगा रहे हो इनपुट पे, पावर फैक्टर बढ़ाना है जी, और क्या है। ये इस बार जो पेपर में आया, इस बार शायद ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा इसका टाइप था, या इलेक्ट्रोड की संख्या, कुछ ऐसे ही पूछी थी, मतलब मुझे एग्जैक्ट सवाल याद नहीं है। हाँ देखो, MA टाइप है, ऑपरेटेड वोल्टेज है कितने, 200 से 250, AC मेंस ओनली। क्यों लिखा बताना AC, अबे ट्रांसफॉर्मर DC पे तो काम ही नहीं करेगा, किस पे ऑपरेट कर रही है यार, डिस्चार्ज किस पे, AC पे। साइज है 250 वॉट से लेकर 400 वॉट तक, एफिशिएंसी है 40 ल्यूमेन। नॉर्मल है, कैपेसिटर है, हाईली रिएक्टिव ट्रांसड्यूसर, वो ट्रांसफॉर्मर लगा है। अब देखो जी, नॉर्मली रजिस्टर है, एक इलेक्ट्रोड कौन सी है, एक ना ना, मेन एक नहीं है, वही तो गलती होती है तुमसे, वही समस्या है। एक तो दोस्त ये रही और एक दोस्त ये रही, ये गलत कर रहे हो तुम, मेन हो गई। अच्छा, एक और बना के रखते हो तुमने जो दिखा रखी है, ये क्या है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। इसका जो रोल है वो सिर्फ स्टार्टिंग में है, ताकि डिस्चार्ज जल्दी हो जाए इन दोनों के बीच में। मेरा सवाल है, ये कुछ नहीं यार, ये तो बस दर्शाने के लिए, कभी तुम्हें लग रहा हो सर ने डब्बा, ये कुछ नहीं यार, छोड़ इसे भाई, ये टेंशन नहीं है। 2 मेन इलेक्ट्रोड है और एक हमारी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है। अच्छा जी, ये अंदर क्या क्या भरा है, ये ट्यूब में डिस्चार्ज कहां होगा, मरकरी। ये क्या भर रखी थी इसमें, इसमें ये जो जो डब्बा दिखा रखा है, ये क्या है, मरकरी। ये बढ़िया, चलो काम बन गया, मरकरी। अच्छा, मरकरी वैसे ये इंसुलेटर होता है। ओ जी गुरु जी, कहाँ है, आ जा, पूरा छाप दूंगा। लिक्विड कंडक्टर होता है मरकरी, तभी तो डिस्चार्ज होगा। मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में कंडक्टर होता है यार। हाँ, तो ये क्या है, मरकरी के अक्रॉस में डिस्चार्ज होगा। कितनी इलेक्ट्रोड है, 2 मेन और एक स्टार्टिंग। दक्षता 40, किसमें जी, MA टाइप में। ऐसे नहीं है फुल फॉर्म में, अरे फुल फॉर्म नहीं है ऐसा कुछ ना स्पेशल, वैसे याद रख। अबे रुक जा, हाँ कौन सा, सोडियम, और ये मरकरी कहाँ भाग गया, ये वैक्यूम आसपास में, ये ट्रांसफॉर्मर, ये चौक, ये कैपेसिटर। आगे चलेंगे भाई, चलो ये रहा जी।
एक है एमएटी टाइप, ऑपरेटिंग वोल्टेज और एफिशिएंसी में उतना ये नहीं है। देखो पावर फैक्टर देखना यहाँ, कहाँ भाग गया ये वाला। इसमें नॉर्मली अगर देगा पावर फैक्टर क्या लिखोगे, कम। कैपेसिटर के साथ में वैसे अच्छा आता है बाद में। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज वही है भाई बच्चों, कितनी जी, 200 से 250। लेकिन बढ़िया चीज ये है कि एम ए टाइप किस पे चलाओगे रे, एसी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जरूरी था, इसमें ट्रांसफॉर्मर जरूरी नहीं। तो ये ऑपरेट करेगा एसी एज वेल एज एसी डीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। एम ए टी टाइप साइज है वही, साइज का ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, 300 से 500। एफिशिएंसी वही है। पावर फैक्टर क्यों, ट्रांसफॉर्मर नहीं है उस पे, तुम नॉर्मली यूज करते 0.3, कैपेसिटर लगा लेते 0.5, रहता तो कम ही। यहां आपने ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया। हाँ? इसमें जरूरत नहीं है ना, इसमें जरूरत नहीं है। चलो जी, इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रोड नहीं दोस्त, इसमें नॉर्मली हमारा फिलामेंट इस्तेमाल होता है, थर्मल स्विच और फिलामेंट। देखो ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमने शुरुआत में लिखा दिया 280 290, शुरुआत के पेज पे यही चीज थी। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इनका सबका लगभग एक जैसा है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर में ये नहीं है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत देखने को मिली वो वही मिली थी हमें, टंगस्टन वाले में प्रॉब्लम। ये तो रहा ना फिलामेंट, फिलामेंट होता है, डिस्चार्ज वही अपना सेम है ट्यूब के क्रॉस में। एमएटी टाइप इंपॉर्टेंट है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। चलो देखो ये था पेपर में एमबी टाइप। एमबी टाइप को देखो जी, वोल्टेज वही है, एसी मेंस अपना चलेगा 80 से 125, ये 40 ही है। इसमें कितने इलेक्ट्रोड है, 2 मेन और एक स्टार्टिंग, ये पेपर में आ चुका जी। टोटल पूछा था तो 2 मेन है और एक स्टार्टिंग, तो टोटल ठीक कितना करना था, 3 करना था। कहाँ, कौन से वाले में, ये हम्म, हाँ रुक जाओ, मैं समझ गया जो तुम कह रहे हैं। हाँ तो मैं समझ गया जो तुम बोल रहे हो, अभी रुको बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये बना लिया जो तुम कह, 3 है, नहीं नहीं यार क्या बात कर दी। एमएटी टाइप नहीं, इलेक्ट्रोड कहाँ है उसमें, इलेक्ट्रोड नहीं है, फिलामेंट है दोस्त, इसमें नहीं। क्वेश्चन में पता है क्या पूछा था, एमबी टाइप में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, ना कि सोडियम वेपर, हमें अच्छे से याद है। ये तो इंपॉर्टेंट है, तुक्का फिर तो 3 सभी लगा देते अगर 3 होता। ये पूछेगा एमएटी टाइप में कितने, तो आप कहना इलेक्ट्रोड नहीं फिलामेंट होता है। इसमें कितने, 3, 2 मेन और एक स्टार्टिंग, यही तो लॉजिक है यार। चलो आज इतने को ही रखो इसे, एक और सेशन है आज हमारा। उसकी पीडीएफ भी नहीं देखी ना हमने भी। बच्चे कह रहे हैं स्पार्क क्यों कराया जाता है, स्पार्क नहीं, आयनाइज्ड डिस्चार्ज। साइट नहीं चल रही, चल रही है, ओपन करो www.eadbooks.in। चलो शेयर वेयर कर देना, कल मिलेंगे, और जो भूले बिसरे भाई बंधु है तुम्हारे सबको बुलाओ।